हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। यूनिटी आईज के प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं शैली राम। तो आज से मैं एक नया इनिशिएटिव शुरू कर रहा हूँ जिसके पीछे पर्पज़ ये है कि जो यूपीएससी के जो पीवाईक्यू को जो मैंने बेस बनाया है और जिसके आधार पर मैंने देखा है, तो उसमें मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है कि एनसीईआरटी में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, पीटी हो चाहे मेंस हो, ठीक है, यहाँ तक भी इंटरव्यू तक भी आपकी समझ बढ़ाते हैं। तो एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये याद रखना। एनसीईआरटी पीटी प्लस मेंस, ठीक है, और यहाँ तक इंटरव्यू के लिए भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये आपको ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू देगा जो आपको एक आइडियोलॉजी प्रिपेयर करेगा आपका, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग आपकी क्या आइडियोलॉजी होनी चाहिए, आप अनटचेबिलिटी को उसको सपोर्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ठीक है। अपना कैसा पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए अपने देश के प्रति, ठीक है, और अपनी क्या खुद की क्या जिम्मेदारी है, आपकी नैतिक जिम्मेदारी क्या है, ठीक है, देश के प्रति आपकी क्या जिम्मेदारी है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, यहाँ तक ऐसे हो चाहे कुछ भी हो, ठीक है। तो मैंने एक इनिशिएटिव सोचा कि इसको अपन करेंगे, ठीक है, जैसे, और इसमें मेरा प्लान रहेगा लगभग आज 12 अगस्त है, ठीक है, और ये मान के चलो कि मार्च एंडिंग तक, मार्च तक मैं चाहूँगा कि ये सारी जितने भी एनसीईआरटी, जैसे हिस्ट्री उसमें, ठीक है, हिस्ट्री अपन 6 to 12 करेंगे, ठीक है, पॉलिटी हो गया, न्यू एनसीईआरटी करेंगे और कुछ ही नहीं, ठीक है। पॉलिटी 6 to 12 हो गया, ठीक है, ज्योग्राफी 6 to 12 हो गया, ठीक है, और इकोनॉमी 9 to 12 हो गया, ठीक है, और इधर आर्ट एंड कल्चर भी कर लेंगे 11th और 12th वाला, ठीक है, और इसके बाद में साइंस का 6 to 10, और 11th और 12th की बायोलॉजी, ठीक है। तो यही एक मोस्टली एक प्रेफर बोला जाता है कि इनका यूज़ करना चाहिए, और अगर आप ये करते हो तो आपका बेसिक्स, मैं फिर बता रहा हूँ, ये बेसिक्स के लिए अपन काम कर रहे हैं, ताकि एक बेसिक जब तक पिलर मौजूद नहीं होते हैं तब तक आप ये चीज़ याद रखो, यूपीएससी का अगर आपका फाउंडेशन मौजूद नहीं है तो आप अपनी बिल्डिंग मौजूद नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये अपन करेंगे। और मेरा मानना है कि देखो, मैं इतना बोलता हूँ कि मार्केट में जो चल रहा है अभी एनसीईआरटी, देखो दूसरी बात ये कि मैं एनसीईआरटी तो हर कोई पढ़ा रहा है, तो मैं ऐसा क्या नया पढ़ाऊँगा। बस मैं इतना बोलूँगा कि मैं एग्ज़ाम के टू द पॉइंट पढ़ाऊँगा। मैं अपन लाइन टू लाइन पढ़ेंगे एनसीईआरटी, ठीक है। बस मैं इतना करूँगा कि उसमें ये बता दूंगा कि देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये पीटी के लिए ये लाइन लिख लो, नोट डाउन कर लो, पीटी में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, ठीक है। और मेंस में ये पॉइंट है, बहुत अच्छे पॉइंट है, ये आपको नोट डाउन कर लेने चाहिए। तो ऐसे लाइन टू लाइन। दूसरी बात में कुछ अंडरस्टैंडिंग, देखो जैसे मान लो कि यहाँ एनसीईआरटी क्या समझाना चाह रहा है और ये क्या पॉइंट ऑफ व्यू आपको क्रिएट करना चाह रहा है, ठीक है। तो ये याद रखिए, बस इतना ही मेरी तरफ से कोई वैल्यू एडिशन रहेगा। ऐसे तो मार्केट में सब पढ़ाते हैं, वो एक अलग। मेरा इश्यू बस ये रहेगा कि ये इंपॉर्टेंट है, ये से क्वेश्चन बनते हैं, पीटी हो चाहे मेंस हो, इंटरव्यू में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। आपका क्या है इसके पीछे, आपका क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, बस ये चीज़ याद रखना, ठीक है। और इसके साथ साथ इसके पैरेलल अपन क्वेश्चन भी करते चलेंगे जो इसके पीछे क्वेश्चन है, ठीक है। और बस वही मैं चीज़ें बताऊंगी कैसे एनसीईआरटी का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन किया जाए यूपीएससी के लिए। देखो मैं इसे यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाऊंगा, ना कि वन डे एग्जाम। देखो वही एनसीईआरटी है जो टीचर्स के लोग टीचर की भर्ती के लिए भी पढ़ते हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम के लिए पढ़ते हैं। परंतु अपन इसको ओनली मोस्ट पर्पज ये रहेगा कि मेनली अपन के इसको पढ़ा जाए यूपीएससी के ओरिएंटेशन में, ठीक है, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। हाँ, ऐसे नहीं वो मैं पढ़ाते पढ़ाते यूपीएससी का पढ़ाते पढ़ाते आपको अदर एग्जाम में भी काम आएगा, ऐसा नहीं है। परंतु मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा कि मैं यूपीएससी के रिगार्डिंग, मेरे माइंड में बस यूपीएससी का सिलेबस है, ठीक है, और उसके बिहाइंड में जो लास्ट पेपर ये सारी चीज़ें रहेगी, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग एनालाइज करूँगा, ठीक है। तो आज से अपन शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लिए हुए, ठीक है। अब बस फिर मैं बता रहा हूँ, अल्टीमेट मेरा यही पर्पज रहेगा, एक एक लाइन और एक एक पेज पे सारी चीज़ें, ठीक है। तो देखो इस पेज में, पहले पेज में कुछ भी ऐसा नहीं है जो यूपीएससी के लायक है, ठीक है। बस एक चीज़ याद रखो, अब यहीं से कुछ समझते चलते हैं। बस मैं इतना बताऊंगा कि मतलब हर पेज टू पेज अपन कुछ ना कुछ चीज़ें समझते चलेंगे, ठीक है भाई, ये इंपॉर्टेंट है और ये यहाँ पे कुछ समझने लायक चीज़ें है। बस देखो अपनी, देखो सामाजिक विज्ञान, आप जैसे नॉर्मली इसको बोलते हैं सोशल साइंस, ध्यान से समझना, ठीक है, सोशल साइंस हो गया, ठीक। अभी देखो पहली बात तो ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि इसको सोशल साइंस ही क्यों बोला गया। सोशल, मान लो कि भाई सोशल स्टडीज भी बोला जा सकता था, ठीक है, इसको सोशल साइंस क्यों बोला। तो याद रखना कि जो अपन जो पॉलिटी में पढ़ते हैं, याद रखना कि ध्यान से समझना, इसका मतलब ये है कि जो
सोशल स्ट्रक्चर है, सोशल ढांचा है, समाज का जो ढांचा है उसको अपन एक साइंस की तरह समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो उसमें ये रहेगा कि जब आप उसको उस तरीके से पढ़ोगे, सोशल साइंस की तरह पढ़ोगे, मतलब साइंस के सब्जेक्ट की तरह पढ़ोगे, तो आप उसका जो कारण है भाई ये चीज़ क्यों घटित हो रही है, उसी कारणों को आप पहचान पाओगे उसी सोसाइटी में। तो इसका मतलब ये है कि बहुत वेरीफाई है, ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ भी ऐसा बोला जाएगा, ठीक है। बहुत सिस्टमेटिक तरीके से चीज़ें जुड़ी हुई है, उसके बारे में इसमें बताया गया, ठीक है, याद रखना, ठीक है। अब बात आती है सामाजिक और राजनीतिक जीवन। तो याद रखना कि एक तो देखो समाज है, उसी के लिए कुछ कानून बनते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो जैसे इस समाज में मान लो कि यही समाज है, ठीक है, ये मान लिया जाए, मान लो कहीं यूपी के किसी गांव का एक समाज है, ठीक। तो यहाँ पे मान लो कि पंचायती चुनाव भी हो रहे हैं, तो ये हो जाएगा राजनीतिक पार्ट, उसको उस समाज के राजनीतिक पार्ट, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना सामाजिक राजनीतिक जीवन, ठीक है, एक चीज़ याद रखना बस। अब दूसरी बात भाई एनसीईआरटी बनाता है, इसका पता होना चाहिए, जैसे बहुत सारे छोटे छोटे एग्जामों में डायरेक्ट इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, तो मैं वही बस एक हिंट करते जाऊँगा, यूपीएससी के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। अब देखो यहाँ रखना कि रिसर्च, ये कोई बुक्स बनती है तो बहुत रिसर्च होता है इनका, ठीक है। तो मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि ये बुक इसीलिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये पहला पेज हो गया, इसमें कोई यूपीएससी का आप अपने लिए नहीं है, इसमें भी यूपीएससी का अपने लिए कोई नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं पढ़ूंगा एक बार ताकि अपन इसको मोटो समझ सके, इस बुक्स के क्या मोटो है, इसके बिहाइंड सॉरी, मतलब इसके पीछे समझना जरूरी है। तो एक बैकअप द माइंड की इन एनसीईआरटी के पीछे क्या एक माइंडसेट चला जब ये बन रही थी, ठीक है। तो ये चीज़ें थोड़ा बहुत एक रिलेवेंस हो जाता है कि कोई भी बुक कब पढ़ते हैं तो उसको पता होना चाहिए कि इसका क्या पर्पज है, बस इतना याद रखना है, ठीक है। अपन फटाफट से एक जस्ट ओनली रीड आउट करेंगे, ठीक है। हाँ तो रुक जाओ एक मिनट, यहाँ पे भी मुझे कुछ चीज़ें बतानी है आपको, तो मैं चाहता हूँ एक एक पॉइंट फिर ये बाद में, क्योंकि हर जगह पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। जैसे मैं एक फ्यूचर के लिए चीज़ बता रहा हूँ आपको कि जैसे मान लो कि कोई भी आप बुक अगर जारी करते हो, अगर कल आप फ्यूचर में अपनी बुक छपाना चाहते हो, तो ये कि नंबर होता है, ये आपको इशू करना पड़ता है, ठीक है, लेना पड़ता है आपको, ठीक है। और उसमें भी यही सब सिमिलर चीज़ें होती है, मार्च, ठीक है। और दूसरी ये चीज़ याद रखना कि मार्च का जो महीना है वो फाल्गुन का महीना होता है, ठीक है। अब ये देखो इसमें 2006 चल रहा है, ये कौन सा है, तो ये कौन सा कैलेंडर है, ये चीज़ें थोड़ा मतलब आपको जानना चाहिए, मतलब ठीक है। अरे प्रिंटिंग कब कब होता है, क्या सारी चीज़ें हैं, अरे इसका मान लो नया एडिशन का है अक्टूबर, कब देखो भाद्रपद बोल रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें अपना जो हिंदी महीने होते हैं वो उसको ये अब पता होना चाहिए आपको, ठीक है, ठीक है। और ये जो बना था 2006 में बना था, ये चीज़ याद होना चाहिए, ठीक है। अब एक प्रकाशन में कौन ने सहयोग दिया, मतलब ये इम्पोर्टेंट नहीं, मतलब कि फ्यूचर में आपको अगर मान लो कि अभी कौन से जीएसएम पेपर पर मुद्रित है, वाटर मार्क है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देखो, जैसे वाटर मार्क लगा हुआ है, ठीक है। और सारी चीज़ें याद रखना। प्रकाशन विभाग के कार्यालय कहाँ कहाँ पे, आप इनसे कॉन्टेक्ट भी कर सकते हो, कोई गलती आप अगर आपको मिले एनसीईआरटी में। देखो जहाँ से समझने जो जहाँ समझने लायक है, प्रकाशक की पूर्व अनुमति के बिना इस प्रकाशन के किसी भी भाग को छापना तथा इलेक्ट्रॉनिक मशीनी फोटो प्रतिलिपि रिकॉर्डिंग तथा किसी अन्य विधि से पुनः प्रयोग पद्धति द्वारा इसका संग्रहण अथवा प्रचारण वर्जित है, ये चीज़ याद रखना। है आप देखते होंगे मार्केट में सब कुछ चलता है, ठीक है। उसके लिए फिर एक एक्ट बना था, उसमें ऐसा था कि आप फोटोकॉपी स्टडी पर्पज के लिए कर सकते हो, पर मैं सेल आउट एक बिजनेस की पर्पज से नहीं। इस पुस्तक की बिक्री शर्त के साथ की गई, प्रकाशन की पूर्व अनुमति के बिना यह पुस्तक अपने मूल आवरण तथा जिल्द के अलावा किसी अन्य प्रकाश व्यापारी द्वारा आधार पर पुनः विक्रय या किराए पर नहीं दी जाएगी, न बेची जाएगी। देखो मैं वही बता रहा था, इस प्रकाशन का सही मूल्य स्पष्ट मुद्रित है, रबड़ की मौजूद चिपकाएगी 25 करनी विधि, कोई भी आप मतलब ऐसे नहीं देखो, जैसे यहाँ पे इसके प्राइस ये है, अब आप इसको हटा के 165 रुपये कर दो, वो नहीं कर सकते हो आप, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा मतलब मेरा मानना है कि थोड़ा अवेयर रहो ऐसी चीज़ें क्या है, ठीक है। तो उसके लिए मैंने बताया, अब देखो ध्यान से देखो, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 सुझाती है कि बच्चों के स्कूली जीवन को बाहर के जीवन से जोड़ा जाना चाहिए। अब देखो यहाँ पे बहुत अच्छी लाइन है, मतलब इसलिए बोलते हैं ना, बच्चों को आप किताबों तो सीमित करो, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है। अब इस बुक में जो एनसीईआरटी में जो अदर स्टेट की बुक है, और इसमें यही खासियत है, इसमें जैसे पढ़ाने की जो स्टाइल है ना, वो आपको बाहर आप देखोगे, अच्छा देखो उसमें एग्जाम्पल दिए होंगे कि जब आप रास्ते में जा रहे हो तो आप देखिए कि वहाँ पे क्या सिग्नल लगे हुए हैं, ठीक है।
यातायात के चिन्हों के क्या मार्ग होता है, उस मार्ग का क्या मतलब होता है, ये छोटी छोटी जो बातें बताई गई है ताकि बच्चों को हमेशा जोड़ने का प्रयास किया कि वो किताबी कीड़े नहीं बने, उनको बस समाज से जोड़ा जाए। ऐसा ग्राम पंचायत, आप अच्छा आपके पिताजी वहाँ पे जाते हैं ग्राम पंचायत जहाँ ये है, तो ये मतलब एक छोटे से छोटे लेवल को कोई भी बच्चा है, तो इसमें बताओ ना एनसीईआरटी आपको बौद्धिक विकास के लिए बहुत जरूरी है। मतलब आपकी जब तक ये बेसिक फाउंडेशन क्रिएट करेगी, ये चीज याद रखना, ठीक है। तो बाहर के जीवन के साथ जोड़ा गया है, सबसे मेन चीज ये है। ताकि एजुकेशन क्या हो गया था, एक बस्तों का बोझ हो गया था, तो वो सारी चीजें को इसमें देखो किस तरीके से अब ये चीज अब यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ व्यू दे देगी। यह सिद्धांत किताबी ज्ञान की उस विरासत के विपरीत है जिसके प्रभाव से हमारी व्यवस्था आज तक स्कूल और घर के बीच अंतराल बनाए हुए है। बस वही है, स्कूल गए तो आप घर से कट गए, ठीक है, ऐसा नहीं। अब ये है कि घर में आपको सिखाया जाए, मतलब स्कूल जा रहे हो पर आपको बताया जाएगा, जैसे आपके पिताजी देखो घर का सब डिसीजन लेता है, तो देश का भी कोई डिसीजन लेने वाला होगा तो वो प्रधानमंत्री होता है। इस तरीके से मतलब लिंकेज करके जोड़ के पढ़ाएगा, ठीक है। नई राष्ट्रीय पार्टी चर्चा पर आधारित पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तक के बुनियादी विचार पर अमल करने का प्रयास है। इस प्रयास में हर विषय को एक मजबूत दीवार से घेरे देने और जानकारी उल्टा देने की प्रवृत्ति का विरोध शामिल है। देखो वही है, और मेरा काम भी यही रहेगा कि मैं एनसीईआरटी जो मतलब कि जो भी है, और मेरा ये रहेगा कि आपको अंडरस्टैंडिंग लेवल पे लाऊं, ठीक है। आशा है कि ये कदम हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति, अब देखो याद रखना अब नई शिक्षा नीति आ गई है, तो देखो ये अब यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाता है आपका छोटे मोटे एग्जाम में, नई शिक्षा नीति 2020, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, अभी 2020 आ गए पर ये एनसीईआरटी बनी है 1986 के आधार पर, जो नई उच्चतम शिक्षा नीति थी। पर याद रखना अभी एनसीईआरटी में अपडेशन भी हो रहे हैं, परंतु अभी जो मैं फिर बोलता हूँ अभी अपने को एनसीईआरटी यही पढ़नी है, यही इंपॉर्टेंस है, उन्होंने कुछ शॉर्ट कर रहा है, वर्णित बाल केंद्रित व्यवस्था की दिशा में काफी दूर तक ले जाएंगे। इस प्रयत्न की सफलता इस बात पर निर्भर है कि स्कूल के प्राचार्य अध्यापकों बच्चों को कल्पनाशील गतिविधियों और सवालों की मदद से सीखने और सीखने के दौरान अपने अनुभवों को विचार करने का कितना अवसर देते हैं। अब देखो बात है कि उन्होंने तो बुक बना दिया, परंतु पढ़ाने वाला व्यक्ति कैसा है ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अब मान लो टीचर इंटरेस्टेड, अब जैसे मैं खुद में बता रहा हूँ, मैं भी गवर्नमेंट स्कूलों से पढ़ा हुआ हूँ, तो वहाँ पे ऐसा होता है कि उठ रहे पढ़ रीडिंग मार दे, चलो हो गया चैप्टर खत्म। और रियलिटी में बता रहा हूँ सोशल साइंस मतलब इन सब्जेक्टों को तो ऐसे ही पढ़ाया जाता है, और आज भी इंडिया की ये मानसिकता है कि जो सबसे कमजोर स्टूडेंट होगा वो सोशल साइंस ही लेगा 12th में जाके। तो मतलब सोचो कि जो सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है उनको ऐसे कचरे की तरह मान के चलो है कोई भी पढ़ लेगा इसका, तो मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं। पर हाँ कोई साइंस पढ़ रहा है तो उसका बौद्धिक वैल्यू ज़्यादा मानता है। पर रियलिटी में मैं फिर बता रहा हूँ, ये सारे सब्जेक्ट, चाहे साइंस का सब्जेक्ट हो चाहे आर्ट्स के जितने सारे सब्जेक्ट्स हों, सारे इक्वल है और सबकी एक अलग इम्पोर्टेंस है, और हर देश में कंट्रीब्यूशन करने में सबका एक अलग योगदान होता है। आज ये मान लिया गया कि डॉक्टर इंजीनियर ही दे चला सकते, बहुत गलत बात है। एक अच्छे राजनेता बनने के लिए, ठीक है, एक अच्छा ब्यूरोक्रेट बनने के लिए इसकी ज्ञान की बहुत जरूरी होती है। तो मैं फिर बता रहा हूँ यही चीज़ें हैं। तो ये क्या है कि अपना जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की जो कमी पाई गई इंडिया में, यही तो कारण है, वहाँ पे ये चीज़ें सिखाई नहीं जाती है। इस कारण से अपन आर्ट्स को ऐसे समझ लेते हैं, रट्टा पद्धति करते हैं, लिख के आ जाए लोग सो इतनी सीटें ये हो, पर अपन डेमोक्रेसी को रियलिटी में अप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो यही सारी चीज़ें प्रॉब्लम है, इसीलिए कंट्री में इसलिए बोलते हैं क्वालिटी एजुकेशन की कमी है। तो ये सब झेलना पड़ रहा है कि वोटिंग राइट का अपन अवेयर नहीं है, कैसे ये वोटिंग राइट मिले, अपने कितने मुश्किलों से कितने स्ट्रगल के बाद ये वोटिंग राइट्स मिले हैं, उसी को वैल्यू ही नहीं है। आज वोट्स अपन देते नहीं है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं इन्हीं चीज़ों की कमी है कि अपन को एजुकेशन में अच्छे तरीके से इनको सिखाया नहीं जाता है। अगर आपको अच्छे तरीके से सिखाया गया होता, हमें अच्छे से सिखाया होता, तो शायद हम अवेयर होते, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें फिर बता रहा हूँ टू द पॉइंट, यही चीज़ें हैं, ठीक, कमियाँ हैं। अब इन कमियों को ठीक है अपन स्कूल में लाइफ में नहीं किया, पर एटलीस्ट अभी मेरे साथ इन चीज़ों को अच्छे तरीके से करने का प्रयास करेंगे अपन, ताकि अपन स्कूल लाइफ, पहली बात स्कूल लाइफ में एनसीईआरटी पढ़ाया भी नहीं जाता, एनसीईआरटी भी सीबीएसई बोर्ड में चलती है, तो ये भी एक डायलिमा है देश में कि स्टेट वाले जो होते हैं अपनी बुकें थोपने का प्रयास करते हैं, अपनी आइडियोलॉजी को प्रमोट करते हैं, तो अच्छी बुकों से बच्चे ऐसे दूर हो जाते हैं। तो इसीलिए देखना कि इंग्लिश और हिंदी मीडियम में अंतर कहीं ना कहीं ये भी पाया जाता है, ठीक है। यही एक छोटी छोटी चीज़ें जो डिफरेंस क्रिएट करती है। हमें ये मानना हमें ये मानना होगा कि यदि जगह, समय और आज़ादी दी जाए तो बच्चे बड़ों द्वारा सौंपी गई सूचना सामग्री से जुड़कर जूझ कर नए ज्ञान का सृजन करते हैं। मतलब यही है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। आपको छोटी छोटी चीज़ें जब बच्चे सुनने रहेंगे, अच्छा पंच परमेश्वर, फिर इधर भी पढ़ेंगे ग्राम पंचायत में, अच्छा वो ऐसे डिसीजन लेते थे, अच्छा अच्छा, तो इस तरह से कोरिलेशन से जो पढ़ाई मजबूत होगी बहुत अच्छी होगी। शिक्षा के विविध साधनों और स्रोतों का अनदेखी किए जाने का प्रमुख कारण पाठ्य पुस्तक
को परीक्षा का एकमात्र आधार बनाने की प्रवृत्ति है। ये बात सही है। सब बच्चे क्यों पढ़ते हैं? जैसे अपने 6 to 12 अपने पढ़ा तो क्यों पढ़ा? अरे अच्छे मार्क्स आ जाए सब। क्या अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए? अच्छा ऐसे चुनाव होते हैं, इनको ये महत्व होता है, वो चीजें आपको नहीं सीखते। वो लिख के आ जाते हैं बस नंबर के लिए, तो ये गलत है। चीजें डेवलपिंग फेज, आपको माइंड यहाँ से विकसित होना चाहिए। ठीक है, यही कारण है कि अपन आज भी पेट्रियार्कल जो है मातृसत्ता मतलब पितृसत्तात्मक जो समाज है, जो महिलाओं के साथ ये सारी चीजें होती है, मणिपुर जैसी घटनाएं होती है, नूह की जैसे हरियाणा में जो घटनाएं होती है, वो कारण क्या है? कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, जो मस्तिष्क डेवलप होना चाहिए कि एजुकेशन के बाद वही होता है कि आज जो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बावजूद भी बच्चों की मानसिक स्थिति वही है, वो कट्टरवाद इन सारी चीजों को। इसीलिए देखो ना, आज की जो गवर्नमेंट से फॉर्मेशन हो रहा है किस आधार पे बन रहा है, वोट बैंक की जो पॉलिटिक्स हो किस आधार पे हो रही है। तो ये सारी चीजें क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की कमी है। अगर तो सब कोई 6 क्लास की एनसीईआरटी अगर अच्छे से पढ़ ले, समझ ले, तो मैं इतना गारंटी बता रहा हूँ जातिवाद नहीं करेगा। ठीक है, धर्म को लेके कभी वो झगड़ा नहीं करेगा। परंतु फिर भी सोचो, वहाँ तक ग्रेजुएशन करने के बाद तो समझ लेते क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कमी है। सर्जना और पहल को विकसित करने के लिए जरूरी है कि हम बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में पूरा भागीदार माने और बनाए, उन्हें ज्ञान का निर्धारित खुराक का ग्राहक मानना छोड़ दें। मतलब ऐसा नहीं कि उनके पास नॉलेज नहीं, उनको सीखने समझने की क्षमता को ये याद रखना, सर्जना और पहल इनिशिएटिव को विकसित करने के लिए जरूरी। अब देखो ये अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं, तो आपको क्या करना है कि अपने देखो हिंदी मीडियम में जो दिक्कत है, आपको शब्दकोश भी अपने अच्छे करने हैं। तो शब्दकोश अच्छे, तो जहाँ जहाँ अच्छी लाइनें मिले वो अपने नोट्स में अंडरलाइन कर लेंगे। ठीक है, यही चीज याद रखना। ये उद्देश्य स्कूल की दैनिक जिंदगी और कार्यशैली में काफी फेरबदल की मांग करते हैं। दैनिक समय सारणी में लचीलापन उतना ही जरूरी है जितना वार्षिक कैलेंडर के अमल में चुस्ती, जिससे शिक्षण के लिए नियत दिनों की संख्या हकीकत बन सके। शिक्षण और मूल्यांकन की विधियां भी इस बात को तय करेगी कि ये पाठ्य पुस्तक स्कूल में बच्चों के जीवन को मानसिक दबाव तथा बोरियत की जगह खुशी का अनुभव बनाने में कितने प्रभावी सिद्ध होती है। बोझ की समस्या से निपटने के लिए पाठ्यक्रम निर्माताओं ने विभिन्न चरणों में ज्ञान का पुनर्निर्धारण करते समय बच्चों की मनोविज्ञान और अध्यापन के लिए उपलब्ध समय को ध्यान रखने की पहले से अधिक सचेत कोशिश की। मतलब टाइम का भी ध्यान रखा गया कि भाई टीचर इतना टाइम ले, बच्चों को इतने ज्यादा इन्वॉल्व करे और कैसे कोर्स कंप्लीट करना है। इस कोशिश को और गहराने के यत्न में यह पाठ्य पुस्तक सोच विचार और विस्मय छोटे समूहों में विचार विमर्श और ऐसी गतिविधियों को प्राथमिकता देती है जिन्हें करने के लिए व्यवहारिक अनुभव की आवश्यकता होती है। मतलब ये वही पढ़ा पाएगा जिसके पास प्रैक्टिकल नॉलेज है। मतलब बोलते हैं ना कि उसने समझा है इस ज्ञान को, पढ़ के नहीं। तो इसीलिए टीचर से भी एक्सेप्टेशन की जाती है। ठीक है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी की इस पुस्तक की रचना के लिए बनाई गई पाठ्य पुस्तक निर्माण समिति के परिश्रम के लिए कृतज्ञता व्यक्त करती है। परिषद सामाजिक विज्ञान पाठ्य पुस्तक सलाहकार समूह के अध्यक्ष हरि वासुदेवन और पाठ्य पुस्तक के मुख्य सलाहकार शारदा बालगोपालन की विशेष आभार। देखो ये होता है कि रेस्पेक्ट में कैसे अपन किसी को ग्रेटिट्यूड शो करते। तो ये बस मैं इस लाइनों को यूपीएससी का मतलब नहीं, परंतु आप आपकी के भाषा शैली में आ जानी चाहिए ऐसे वर्ड्स। ठीक है, किसी को आप ग्रेटिट्यूड शो कर रहे हो, तो ये सारी चीजें बस। इस पाठ्य पुस्तक के विकास में कई शिक्षकों ने योगदान किया। इस योगदान को संभव बनाने के लिए हमें उनके प्राचार्यों का आभारी है। हम उन सभी संस्थाओं और संगठनों के प्रति कृतज्ञ हैं जिन्होंने अपनी संसाधनों, सामग्री तथा सहयोगी मदद लेने में हमें उदारता पूर्वक सहयोग दिया। देखो अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं। हम माध्यमिक उच्च शिक्षा विभाग मानव संस्थान, अब देखो याद रखना ये शिक्षा मंत्रालय बन चुका है। तो ये देखो छोटी छोटी चीजें है, ये शिक्षा मंत्रालय बन चुका है। अभी बहुत सारे एग्जाम में यही क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा प्रोफेसर मुन्नल मेरी एवं प्रोफेसर जेपी देशपांडे की अध्यक्षता में गठित निगरानी समिति और रेटिंग कमेटी सदस्यों को अपना मूल्यवान समय और सहयोग देने के लिए धन्यवाद देते हैं। व्यवस्थागत सुधारों प्रकाशन में निरंतर निकाल लाने के लिए प्रति समर्पित एनसीईआरटी टिप्पणी सुझाव स्वागत करते हैं जिनसे भावी संसाधन में मदद ली जा सके। निदेशक राष्ट्रीय शिक्षण अनुसंधान परिषद नहीं, ये उस टाइम का लिखा गया है। ठीक है, अब देखो इसमें ऐसा कोई यूपीएससी का नहीं है, बस इसमें कि कुछ कुछ चीजें अच्छे से वर्ड्स आपको मिल जाएंगे, कैसे एक अच्छी भाषा होती है। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। अब देखो ये क्या हुआ कि कुछ कुछ शॉर्ट कर दिया गया सिलेबस कोविड-19 के बाद में जो सारी चीजें हुई थी। ठीक है, तो उसके बारे में है। ठीक है, देख लेते एक बार। पाठ्य पुस्तक पाठ्य सामग्री का पुनः संयोजन किया गया। कोविड-19 महामारी को देखते हुए विद्यार्थियों के ऊपर से पाठ्य सामग्री को बोझ कम करना अनिवार्य है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी विद्यार्थियों के लिए पाठ्य सामग्री को बोझ कम करने और रचनात्मक नजरिए से अनुभवात्मक अधिगम। अब देखो ये एक अच्छा वर्ड है, इंग्लिश में पढ़ो तो बहुत अच्छा वर्ड लगता है, पर हिंदी में थोड़ा अलग लग रहा है। ये देखो ये अच्छा वर्ड है, ये लिख लेने चाहिए। रचनात्मक नजरिए से अनुभवात्मक अधिगम के अवसर प्रदान करते हैं। कितनी अच्छी लाइन बन जाएगी।
अवसर प्रदान करने पर जोर दिया गया है। इस पृष्ठभूमि में राष्ट्रीय शिक्षण अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने सभी कक्षाओं में पाठ्य पुस्तकों को पुनः संयोजित करने की शुरुआत की है। इस प्रक्रिया में राष्ट्रीय शिक्षण अनुसंधान मतलब जो एनसीईआरटी द्वारा पहले से विकसित सीखने के प्रतिफलों को ध्यान में रखा गया। तो क्या ध्यान में रखा गया है इसमें? पाठ्य सामग्री के पुनः संयोजन निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यान में रखा गया है। एक ही कक्षा में अलग अलग विषयों के अंतर्गत समान पाठ्य सामग्री का होना। एक कक्षा विषय में निचली कक्षा ऊपर में कक्षा में समान पाठ्य सामग्री का होना। कठिनाई स्तर को देखा गया है। विद्यार्थियों के लिए सहज रूप से सुलभ पाठ्य सामग्री का होना, जिसे शिक्षकों के अधिक हस्तक्षेप के बिना वे खुद से पाठ्य के साथ पारस्परिक रूप से सीख सकते हैं। मतलब सबसे बड़ी बात, खुद ही बुक पढ़ो, खुद ही समझ जाओगे। इस तरीके के तो इस लेवल पे काम किया गया। वर्तमान संदर्भ में प्राचीन सामग्री का होना, वर्तमान संस्करणों पर देव प्रयत्न शामिल करके तैयार किया गया। ठीक है, तो फालतू चीजें हटा दी गई है, तो इसीलिए ऐसा बोला जा रहा है कि बीजेपी वाले हटा रहे हैं। ठीक है, अब देखो ये कुछ ही काम का नहीं। ठीक है, किसमें कौन थे अध्यक्ष, ये थे। ठीक है, मुख्य सलाहकार सदस्य थे, तो ये अपने लिए कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। अब देखो बस, अब मैं वही जो जानता है, इसीलिए मैंने यहाँ से शुरुआत की थी, स्टार्टिंग से, फर्स्ट पेज से। तो मैं अब आपको बताऊँ, अब शुरू हो जाता है आपकी यूपीएससी की जर्नी की स्टार्टिंग। ठीक है, अब मैं कुछ चीजें बताऊंगा, यहीं से शुरू होती है यूपीएससी की। आप देखो, सोचो कि हर एनसीईआरटी के पेज पे ये मिल रहा है। ठीक है, चाहे पॉलिटी हो, चाहे कहीं पे भी, याद होने से कितना इंपॉर्टेंस है। और यूपीएससी में लगभग हर बार क्वेश्चन इससे बनता है। ठीक है, प्रेम्बल से हमेशा क्वेश्चन आते हैं, पीटी हो चाहे मेंस, सब क्वेश्चन आते हैं। मतलब हर एक साल में तो छोड़ के जरूरी आते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये चीज अब ये याद रखना कि अब ये इंपॉर्टेंट है। तो अब देखो मैं बताऊँ, बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ से पूछे गए हैं, तो ये फिर बार बता रहा हूँ, ये याद होना चाहिए। अगर आपको पीएसआर ऑप्शनल है तो ये याद होना चाहिए। अगर आपको और कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट है याद कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात। ठीक है, रहना चाहिए याद, फिंगर पॉइंट रहना चाहिए। ठीक है, भारत का संविधान जो उसमें याद रखना, भारत के संविधान का प्रियम्बल हिस्सा है। तो ये वाद विवाद हुए तो वो चलो ठीक है, वो बाद में पढ़ेंगे, पर बात मैं बता रहा हूँ। ठीक है, उद्देश्य का क्या उद्देश्य है, भारतीय संविधान का क्या उद्देश्य है, सोचो। ये चीज बहुत महत्वपूर्ण है कि क्या उद्देश्य है हमारे संविधान का। ठीक है, हमारे नीति निर्माता क्या चाहते थे, कैसे देश चाहते थे, ये उसके बारे में ये चीज याद रखना। क्या है, ध्यान से समझना। हम कौन, भारत के लोग क्या चाहते हैं, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिक। अब ध्यान से रुक जाए, ये जो फर्स्ट है इसका मतलब क्या है, यहाँ से जाके पढ़ो। संविधान का जो 42वां संशोधन हुआ था, अधिनियम 1976 की धारा 2 द्वारा 3 जनवरी 1977 से प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर प्रतिबद्ध। याद रखना, पहले देखो ध्यान से समझना, एक ही छोटी छोटी चीज समझना, इसको मैं कुछ हाईलाइट कर रहा हूँ। ठीक है, देखो पहले ये था प्रभुत्व संपन्न, ठीक है, और था लोकतंत्र गणराज्य, मतलब ये वर्ड्स थे। याद रखना, पहले यही थे, पर 42वें संशोधन के बाद संपूर्ण समाजवादी पंथ निरपेक्ष वर्ड जोड़ा गया। ये चीज याद रखना। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें जो क्वेश्चन बनेंगे आगे जाकर। ठीक, तो ये चीज पहली बात हो गई, ध्यान से समझना। तो ये छोटी छोटी चीजें जो समझ नहीं है, फिर बता रहा हूँ, ये डायरेक्ट क्वेश्चन यूपीएससी में आए हुए हैं। तो ये कहाँ का आपको जोड़ा गया, क्या है, सारी चीजें, प्रेमबल में कितनी बार अमेंडमेंट हुआ है, याद रखना, आज तक एक ही बार अमेंडमेंट हुआ। ठीक है, जो भी 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत हुआ। ठीक है, याद रखना। और उस टाइम क्यों हुआ था वो भी स्टेप बता देते। देखो इंदिरा गांधी, उस टाइम इंदिरा गांधी सरकार थी, लोग उस टाइम इमरजेंसी लगी हुई थी। ठीक है, तो वो चाहती थी समाजवादी देश बनाना, एक पंथ निरपेक्ष जहाँ पे धर्म के आधार पर कोई भेदभाव न हो। तो उसने मेंशन कर दिया कि हम ऐसा देश बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों याद रखना। अब कौन से ये न्याय, कौन कौन से, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय देना चाहते हैं अपन। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता देना चाहते हैं अपन। प्रतिष्ठा और अवसर की समता देना चाहते हैं अपन। याद रखना, याद होने चाहिए। प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949, याद रखना, संविधान दिवस। और यही यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। तो तुम बताओ क्वेश्चन यहाँ से बनता है।
26 नवंबर 1949 ईस्वी को इतर द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मकृत करते हैं। ठीक है, याद रखना एक एक लाइन। अब याद रखना, देखो ध्यान से समझना, यहाँ पे दूसरा वर्ष राष्ट्रीय एकता और अखंडता जोड़ा गया। संविधान के 42 संशोधन अधिनियम 1976 की धारा 2 द्वारा राष्ट्रीय एकता के स्थान पे, याद रखना कि पहले राष्ट्रीय एकता ही थी, बाद में क्या जोड़ा गया, और अखंडता, मतलब ये वर्ष भी जोड़ा गया। अब देखो, ठीक है, अब मैं कुछ कुछ चीजें हाईलाइट करवा देता हूँ जो इम्पोर्टेंट है इसमें। ठीक है, अब देखो ये यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर बार बार बता रहा हूँ। तो ये अच्छी एक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखो ध्यान से, सबसे पहले ये क्या क्या समाजवादी अंतरनिरपेक्ष जोड़ा गया है, इसमें भी कलर होता है ना। देखो समाजवादी पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया है, पहली बात। इधर अखंडता जोड़ा गया है, और याद रखना ये दोनों के दोनों 42 कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ा है। ठीक है, एक चीज ये पता होनी चाहिए। ठीक, तो ये याद रखना कि 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब हुआ था, 1976 में हुआ था, याद रखना बस। ठीक, ये पता होना चाहिए किसकी जगह क्या रिप्लेस किया गया। यूपीएससी 2021 में डायरेक्ट क्वेश्चन आया था यहाँ से। ठीक है, आगे देखो, संविधान सभा में आज तारीख कब अपनाया गया था, इसके द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मप्रेरित करता है। ठीक है, तो इसी को संविधान दिवस मनाया जाता है। 26 नवंबर को संविधान दिवस मोदी ने घोषित किया था, तो इसी से पूछा था। ठीक, तो ये पता होना चाहिए। व्यक्ति की गरिमा और सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए। ठीक है, अब ये देखो न्याय कौन कौन से हैं, सामाजिक न्याय की बात की गई है, आर्थिक न्याय की बात की गई और राजनीतिक न्याय की बात की गई, ये पता होना चाहिए। स्वतंत्रता जो 5, ये देखो ये 3 प्रकार की है, 5 प्रकार की स्वतंत्रता के बारे में है। ठीक है, विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। ठीक है, याद रखना ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। 3 प्रकार की न्याय की बात की गई है, समता 2 प्रकार की क्षमताओं की बात की गई है, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता। ठीक है, तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है जो मैंने बता दी। तो ठीक है, ये पता होना चाहिए, फिर मैं बराबर बता रहा हूँ, ये बहुत हेल्प करेगी। ठीक है, आगे देखो, ठीक है। अब इसमें इसमें बताया गया कि इसमें जो डायग्राम्स यूज किए गए वो किस लिए किए गए, क्या है, एक बार बस रीड आउट कर लेते, कोई दिक्कत नहीं। यह पाठ्य पुस्तक केवल लेखक समूह के प्रयासों का नतीजा नहीं है। किताब तैयार करने के क्रम में हमारे सहकर्मियों एवं मित्रों ने अलग अलग तरीके से अपना समय और सहयोग दिया है। हमारे आंतरिक समीक्षा समिति के सदस्य रूप में मेरी जॉन, एस महेंद्र, आदित्य निगम तथा CN सुब्रमण्यम ने समय समय पर अपने महत्वपूर्ण सुझाव द्वारा हमारा मार्गदर्शन किया। साथ ही सोली बेंजामिन, राजीव भार्गव, सारा जोसफ, अनु गुप्ता, प्रभु महापात्र, फरहान नकवी, अवेंद्र शरण, सुजीत सिन्हा, भूपेंद्र यादव तथा योगेंद्र यादव ने अलग अलग पाठों पर अपनी टिप्पणी दी। कितना इसमें डाइवर्सिटी है, डिफरेंट डिफरेंट रीजन के लोगों को इसमें बुलाया गया है, डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन से बुलाया गया है। तो इसे मतलब इसमें जो एक इंडिया का निर्माण होता है इन चीज़ों से, डाइवर्सिटी से। एलेक्स एम जॉर्ज ने अपनी राय देने से लेकर स्रोत सामग्री ढूंढने में सक्रिय भूमिका निभाई। केशव दास ने एक पाठ में विशेष रूप से योगदान किया। सुमंगला दास ने हमें इप्टा का गीत उपलब्ध करवाया। देखो अब ये चीज़ें हैं, ये डाइवर्सिटी, इसका फायदा उठाओ, यही एनसीईआरटी मिलेगा, जिसका प्रयोग हमने पहले ही पाठ में किया। बेन ने हमें नागालैंड के चिजामी गांव में चावल की खेती के बारे में जानकारी दी। अब देखो यही छोटी छोटी चीजें। इसके अलावा हम विशेष रूप से उर्वशी बुटालिया के प्रति आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने कम समय होने के बावजूद अंग्रेजी संस्करण का संपादन करना स्वीकार किया। उनके द्वारा किए गए संपादन कारण किताब की गुणवत्ता बढ़ी। ठीक है, अब देखो ये छोटी छोटी चीजें, अगर आप सोचो ये नहीं पढ़ते ऐसे निकल जाते मतलब, तो फिर ये जो जिन्होंने इतना इस बनाने में योगदान दिया है, वो जो डाइवर्सिटी है उसे अपने को पता नहीं लगता कभी। इस किताब को संपादन करने और विषय वस्तु में सुझाव देने के लिए हमें विशेष रूप से पूर्वा भारद्वाज को धन्यवाद देना चाहते हैं। उनके कार्य में अरविंद सरदाना, शोभा वाजपेयी, टुलटुल विश्वास, प्रकाश कांत तथा सुप्रिया पाठक ने भरपूर सहायता की। लतिका गुप्ता ने भी सभी पाठों शुरुआती अनुवाद और बाद में उन्हें पुनः धैर्यपूर्वक काम किया। R.K. लक्ष्मण, दी टाइम्स ऑफ इंडिया, शीला धीर, कोहली सेन गुप्ता, अंजलि मोन्टेरियो ने अपनी रचना को उपयोग करने की अनुमति दी। ठीक है, ये याद रखो, देखो अनुमति लेनी होती है अगर उनके कुछ विचार यूज करने होते हैं तो। पेंगुइन तुलिका, महाराष्ट्र सरकार ने हमें अपने प्रकाशन का सहर्ष उपयोग करने दी। चित्रांकन के कार्य में बड़ों के साथ बच्चों ने भी सहयोग दिया है। देखो बच्चों ने भी कुछ बनाया है। शासकीय माध्यमिक विद्यालय उड़ा जिला हरदा के बच्चों ने गांव में होने वाले अलग अलग तरह के कामों के चित्र बनाए हैं और उन चित्रों के कोलाज को ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका को समझाने में इस्तेमाल किया गया। देखो ये होती है चीज।
अदिति, ऐश्वर्या, अनीशा, सौराली, मीनाक्षी और शहरी चित्रों का उपयोग इस किताब में किया गया है। उनमें जो विविधता है उसकी जैविक विविधता का उदाहरण को समझने में मदद मिली है। चित्रण मुख्य रूप से विशाखा के प्रकाश के हैं। उन्होंने जिस बारीकी और लगनशीलता और पाठों की आवश्यकता के अनुरूप चित्रांकन का कार्य किया, उसमें किताब का नया मिला है। इसके लिए हम उन्हें धन्यवाद देते हैं। पहले पाठ में समीर की कहानी पर आधारित चित्र शास्त्री चौधरी ने बनाए, हम उनके आभारी हैं। ठीक है। किताब में प्रयुक्त अन्य सभी फोटो हमें डाउन टू अर्थ, अब देखो ये अच्छी मैगजीन है, देखो साफ पता लग रहा है ये यहाँ से यूज करें, इसलिए यूपीएससी में डायरेक्टली डाउन टू अर्थ योजना कुरुक्षेत्र वहां से क्वेश्चन बनता है। एवं हिंदुस्तान टाइम्स ने उदारता पूर्वक प्रदान किए एवं विशेष रूप से आउटलुक समूह के प्रति आभारी है, जो हमारी जरूरतों के प्रति काफी संवेदनशील है। ठीक, एन बर्मैन और पातिल शाह की फोटो का किताब भी इसमें इस्तेमाल किया गया है। मुक्तिजुन चटर्जी ने शुरुआती में हमें पाठों की सज्जा और आवरण सज्जा के संबंध में महत्वपूर्ण सुझाव दिए थे। सोहन पाल ने अपनी समझ, क्षमता, कौशल और समर्पण के साथ इस किताब को अंतिम स्वरूप दी है। ठीक है, जिसके कारण लेखक समूह को अथक परिश्रम इस रूप में सामने आ सका है। अर्जुन सरदाना एवं दीप्ता भोग के व्यापक अनुभव से हमें इस किताब को अंतिम रूप देने में काफी सहायता मिली है। ठीक है, मतलब इसमें किसने क्या क्या कंट्रीब्यूशन किया है उनके बारे में बताया गया है। ठीक है, ठीक है, अब देखो सेंटर फॉर द स्टडीज ऑफ डेवलपिंग सोसाइटी, ठीक है, एकलव्य शैक्षिक शोध एवं नवाचार संस्थान मध्य प्रदेश में निरंतर जेंडर एवं शिक्षा संदर्भ समूह तथा अंकुर सोसाइटी फॉर द अल्टरनेटिव्स इन एजुकेशन इस किताब को तैयार करने में संस्थागत रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देखो कितने लोगों ने इसमें योगदान दिया था, ऐसे नहीं बनी है एनसीईआरटी, तो सोचो इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। उन्होंने हमारी मांग और आवश्यकता के अनुरूप यथासंभव हमारी मदद की। श्री अधिकारी विकास सचिन एवं घनश्याम, दिनेश पटेल तथा शालिनी जोशी, मालिनी घोष, वीटी प्रसन्ना, अनिल हंसदा निरंतर ने हमारी सबसे अधिक सहायता की। इन सभी व्यक्तियों के साथ कई अभिभावक, शिक्षक और विद्यार्थी जिन्हें पाठ्य पुस्तक के संबंध में समझ थी, इस प्रक्रिया में शामिल हुए। इस कारण हमने नए विचारों से बच्चों को परिचय कराने में सक्षम हो पाए। हम राष्ट्रीय शिक्षण अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद नई दिल्ली के भी ऋणी हैं, जिसके कारण ये कार्य संभव हो सका। इस किताब को सुझाव और आलोचनात्मक प्रतिक्रिया सादर आमंत्रित है। आपको अगर कुछ लगता है कुछ सुधार तो आप सजेशन भी दे सकते हैं। इस किताब को तैयार करने में सहयोग देने के लिए हम सविता सिन्हा, प्रोफेसर और अध्यक्ष DHSSH एनसीईआरटी को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहते हैं। पुस्तक के विकास के विभिन्न चरणों में सहयोग के लिए अरविंद शर्मा, डीटीपी ऑपरेटर तथा सुन्मय तिवारी, इंडियन प्रूफ रीडर के विशेष, देखो सबका नाम आता है, टाइपिंग कौन था, किसने प्रूफ रीड किया, सबका। प्रकाशन विभाग द्वारा हमें पूर्ण सहयोग सुविधा प्राप्त हुई, इसके लिए हम आभारी हैं। वर्तमान संस्करण की समीक्षा और अपडेट करने में MVC SV प्रसाद, असिस्टेंट प्रोफेसर पाठ्यक्रम अध्ययन विभाग, एनसीईआरटी का योगदान सराहनीय है। परिषदीय संस्करण की पुनः संयोजन के लिए पाठ्यक्रमों, पाठ्य पुस्तकों के विषय सामग्री के लिए विश्लेषण किए गए महत्वपूर्ण सहयोग के लिए एनसीईआरटी का सामाजिक विज्ञान शिक्षा विभाग के संकाय सदस्य शंकर शरण, प्रोफेसर सामाजिक शिक्षा विभाग, सामाजिक विज्ञान शिक्षा विभाग, एनसीईआरटी। वंता कपोई सौभाग्य असिस्टेंट प्रोफेसर थे सामाजिक विज्ञान शिक्षा विभाग में एनसीईआरटी। और कविता जैन जो पीजीटी में राजनीति विज्ञान की टीचर थी, एसडी पब्लिक स्कूल में। मनीषा पांडे एसोसिएट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान विभाग, हिंदू कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय नई दिल्ली। मतलब एक टीचर नाम दिए गए हैं। ठीक है, अब देखो बात ये आती है कि इस बुक को अपने को किस तरीके से यूज करनी है। ठीक है, ये सारी चीजें आएगी। ठीक है, लगभग पहली क्लास में अपन यही सारी चीजें करेंगे, फिर उसके बाद में कल से अपन एकदम अच्छे तरीके से क्लास का यूज करें। देखो मेरा कहने मतलब देखो एज ए टीचर मुझे भी पढ़ाना, तो ये चीजें देखो, ये जो रिकमेंडेशन जो सलाह दी गई है, तो वो टीचर्स को कैसे लेना है इस बुक को, बच्चों को किस तरीके से लेना है इस बुक को, उसके बारे में ही बताया गया। ठीक, फिर मैं बार बताऊँ देखो ये चीजें आपको ऐसा लग रहा है कुछ भी काम की नहीं। ठीक है, मैं भी मानता हूँ कि डायरेक्टली यूपीएससी लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं, पर देखो किसी भी मैनुअल को आप जैसे मान लो कि कहीं जाते हो, रेस्टोरेंट में जाते हो, तो मैनुअल दिया जाता है आपको, भाई ये हमारे यहाँ अवेलेबल है। आपको बिना मैनुअल आप ऑर्डर कर रहे हो, तो सब ऐसी बात है, हो सकता है बहुत सारा आपको नहीं सर ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो मैनुअल दे देता है हमारे पास ये है, तो ये मैनुअल है। इसे एनसीईआरटी किस तरीके से यूज करना, तो आप एक डायरेक्शन में जा पाओगे। तो ये चीज़ याद रखना। किताब कैसे इस्तेमाल करें, सामाजिक राजनीतिक जीवन क्यों। सोचो कि पहला आंसर जो अपन ने वहाँ पे पढ़ा था उसी का आंसर। जिन सदस्यों ने राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 की रूपरेखा को तैयार किया, उनका विचार था कि नागरिक शास्त्र विषय एक खास औपनिवेशिक अतीत से पनपा हुआ विषय है। ये बात सही है, क्योंकि आप ये सोचो कि इसमें कहीं ना कहीं पॉलिटिकल जो सारी चीज़ें भी डेवलपमेंट हुई, कहीं अंग्रेजों की देनी है, इसलिए इसे बदलने की जरूरत है। पाठ्यचर्या की समिति के सदस्यों ने यह भी पहचाना कि नागरिक शास्त्र अभी तक केवल सरकारी संस्थाओं
और कार्यक्रमों के विवरण देने पर ही केंद्रित था। यह विषय इस तरह से लिखा जाना चाहिए था कि जिसमें आलोचनात्मक दृष्टिकोण, आप देखो यही चाहिए यूपीएससी के लिए। समाहित हो, इस समझ के तहत एक नया विषय उभरा, सामाजिक राजनीतिक जीवन। इस नए विषय ने सामाजिक राजनीतिक आर्थिक जीवन के विभिन्न पहलुओं को शामिल कर अपने दायरे को विस्तार किया, इसलिए इसका नाम है सामाजिक राजनीतिक जीवन। ठीक, सामाजिक राजनीतिक जीवन किस तरह से अलग है, मतलब ये पहले की पुस्तकें हैं उनसे कैसे अलग। इस किताब में एक अलग तरह की सोच अपनाई गई है जिसे हमने स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करने का प्रयास किया। इसमें 3 तत्वों का सम्मिश्रण क्या है। बच्चे ठोस अनुभव के माध्यम से अच्छी तरह से सीखते हैं। इस विचार को केंद्र में रखते हुए यह प्रयास किया गया है कि संस्थाओं या प्रक्रियाओं पर चर्चा काल्पनिक वृत्तांतों अथवा केस स्टडी और अभ्यासों के आधार पर की जाए जो बच्चों को अपने अनुभव से जोड़ सके। इसीलिए देखो याद रखना, यूपीएससी में भी केस स्टडी का यूज किया जाता है। तो यही छोटी छोटी चीजें हैं जो यूज होती है। मैं फिर बता रहा हूँ, यूपीएससी सिलेबस का फॉर्मेशन होना, ये एनसीईआरटी फाउंडेशन का काम करती है। इसलिए हर यूपीएससी के अभ्यर्थी को एनसीईआरटी अगर उसका फाउंडेशन बनाया जाना चाहिए, क्योंकि ये देखो इतनी सारी अंडरस्टैंड डेवलप होती है। आगे देखो, अवधारणाओं को बच्चों से इस रूप में परिचय करवाना ताकि उनकी समझ बने, न कि वे तथ्यों या सूचनाओं तक सीमित रह जाए। देखो याद रखो, इसके लिए जो तरीके अपनाए हुए सूचनाओं को कटौती, पाठ और अभ्यास में बच्चों को ऐसे प्रश्न दिए गए जो उन्हें सोचने के लिए प्रेरित और परिभाषाएं कम से कम रखी गई। बच्चे सामाजिक और पारिवारिक संरचनाओं से गहरे रूप से जुड़े होते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने यह प्रयास किया है कि विभिन्न विषयों पर चर्चा करते हुए आदर्श में यथार्थ में संतुलन बनाए रखें। मतलब आइडियलिज्म भी थोड़ा बहुत होना चाहिए और यथार्थ भाई प्रेजेंट टाइम में क्या चीजें हो रही है उसके बारे में बैलेंस रखा गया है। ठीक है, बच्चे बाहर के तमाम अनुभव को लेकर कक्षा में आते हैं। इस किताब में विषय पर जिस तरह से चर्चा की गई है वह बच्चों की समझ को उभारती है और उन्हें अपनी समझ की पड़ताल करने में उसे टटोलने का अवसर देती है। किताब में यथार्थ को दर्शाया गया है। इसके साथ ही ये वर्णन किया गया कि हम आदर्श स्थिति की तरफ कैसे बढ़ सकते हैं। उन आदर्शों पर बल दिया गया जो संविधान में निहित मूल्यों पर आधारित है। उन मूल्यों की प्राप्ति के लिए लोगों ने जो संघर्ष किए हैं उनको भी आधार बनाया गया। यह किताब इन 4 इकाइयों में बटी हुई है जो विभिन्न अवधारणाओं पर प्रकाश डालता है। देखो सबसे मेन इंपॉर्टेंट विविधता, सरकार, स्थानीय सरकार और प्रशासन और एवं आजीविका। देखो ये पॉइंट है जो इस किताब में दिए गए सिक्स क्लास में। प्रतिक्रिया में एक से अधिक पाठ है जो इन अवधारणाओं को विस्तार से चर्चा करता है। ठीक है, हर पाठ की शुरुआत कहाँ से होती है। ठीक है, याद रखना। देखो जैसे अध्याय 1 प्रत्येक पाठ 2 तत्वों से शुरू होता है जिनके जरिए बच्चों में उस पाठ के प्रति रुचि और उसके बारे में ज्यादा जानने की उत्सुकता पैदा होती है। पहला तत्व है परिचयात्मक भाग जो पूरे पाठ की एक संक्षिप्त झलक प्रस्तुत करता है कि पाठ किन किन मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करेगा। बच्चों की जिज्ञासा बढ़ाने वाले प्रश्न दिए गए हैं और ऐसे प्रश्न भी है जो बच्चों को उनके अनुभवों और मुद्दों को जोड़ने के मौके दे। दूसरा तत्व है प्रत्येक पाठ में शुरू में आने वाला एक बड़ा चित्र जिसकी मदद से बच्चा यह अंदाजा लगा पाएगा कि पाठ किस बारे में है। ये उम्मीद है कि कक्षा में पढ़ाते समय शिक्षक किताब में दी गई प्रश्नों चित्रों के अलावा अपने प्रश्नों चित्रों का इस्तेमाल करेंगे। ध्यान से देखो। अब देखो, अब इस में जैसे मान लो कि ये जो डायग्राम दिए इससे क्या इंपॉर्टेंस, ध्यान से देखो। पिछले पाठ में आपने विविधता के बारे में पढ़ा। कई बार जो लोग दूसरे से अलग होते हैं उन्हें चिढ़ाया जाता है, उनका मजाक उड़ाया जाता है या फिर उन्हें कई गतिविधियां समूह में शामिल नहीं किया जाता। अगर हमारे दोस्त या दूसरे लोग हमारे साथ ऐसा व्यवहार करते हमें दुख होता है, गुस्सा आता है और हम ऐसा ही महसूस करते हैं। क्या आपने कभी सोचा ऐसा क्यों होता है? इस पाठ में समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसे अनुभव हमारे समाज से और आसपास मौजूद असमानता के जुड़े। ध्यान से देखना, ये अपने दिव्यांग लोग हैं, ठीक, अभी महिलाएं हैं, ये पुरुष है, ठीक है, इसमें कुछ ना कुछ ट्रांसजेंडर भी रहेंगे, जो देखो ये अंधे व्यक्ति है। तो मतलब देखो ये डाइवर्सिटी है। अब इसमें क्या होता है कि देखो इस एग्जाम मतलब देखो चित्रों के द्वारा छोटा बच्चा भी समझ जाएगा, अच्छा ऐसी बात है, टीचर उसमें बता दे, फिर कुछ स्लाइड्स अपनी तरफ से यूज करेंगे। पाठ के बीच पर्सनल अभ्यास, जैसे मान लो बीच बीच में क्वेश्चन दिए रहते हैं एनसीईआरटी में, इसका क्या इंपॉर्टेंस है। जैसे मान लो दिया है हेक्टर और उसके साथी किस बात के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे, अश्वेत लोग किस तरह से विरोध का सामना कर रहे थे, इसकी सूची बनाए। अब देखो यहीं पे डायरेक्ट कोई एक घटना दे दी, घटना के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया, तो उससे स्वाभाविक सी बात है कि आपको बहुत ज्यादा फायदा मिल जाएगा। आप ये देखेंगे हर पाठ में कुछ रंगीन खाने दिए गए हैं जिन्हें चर्चा के लिए कुछ मुद्दे हैं, कुछ प्रश्न दिए गए हैं एवं कुछ अभ्यास दिए गए। इन सब के कई उपयोग है। पहला कि शिक्षक ये अंदाजा लग पाए कि विद्यार्थी पाठ में चर्चित मुद्दा कितना समझ में आया, उसको आंसर जानने के लिए भी। दूसरा, विद्यार्थियों के अनुभव के संदर्भ में उनकी अवधारणाओं समझ को बढ़ाना। जैसे मान लो किसी सब्जी बेचने वाले ठेले वाले से बात करें और पता लगाए कि वो अपना काम कैसे करते हैं, तैयारी, खरीदना, बेचना इत्यादि, तो इससे सोचो आपको इकोनॉमिक्स की जानकारी हो जाएगी। बच्चों एक दिन छुट्टी लेने से पहले भी सोचना पड़ता है क्यों, तो ये चीज देखो, ये छोटी छोटी चीजें मतलब बहुत क्रिएटिविटी है
तो ये सब विद्यार्थी जो पहले पढ़ी हुई चीज़ों को याद करे और अभी के पाठ में उसका प्रयोग करे। अब जैसे ये इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, निजी तालिका में दी गई खतों पर नजर दौड़ा है कि आप पहचान सकते हैं कि सरकार किस इस तरह से संबंधित उनके आगे निशान लगाए। जैसे पश्चिमी बंगाल की सरकार को सारे स्कूलों में कक्षा में 8वीं बोर्ड की परीक्षा लेने का निर्णय, तो यह स्वाभाविक सी बात है, ये कौन सी होगी? पश्चिम बंगाल राज्य सरकार की। ठीक है। जम्मू और भुवनेश्वर के बीच में नई रेल सेवा शुरू करने का निर्णय कौन लेगा? स्वाभाविक बात है, राष्ट्रीय सरकार ही लेगी, ना राज्य ले सकती है वो नहीं। भारत सरकार का रूस के साथ मैत्री संबंध बनाने का निर्णय, तो ये भी स्वाभाविक बात है, ये भी राष्ट्रीय सरकार ही लेगी। तो ये देखो, ये आपको ये भी डिफरेंस करना सिखा दी कौन सी राज्य सरकार होती है, राज्य सरकार क्या काम होते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर जो सरकार होती है उसके क्या काम होते हैं। खुले खानों में चर्चा की दी गई मुद्दों का आशय कि बच्चे छोटे समूह में चर्चा करें, बाद में पूरी कक्षा में से सुनाएं। चर्चा के लिए दिए गए मुद्दे मुख्य रूप से बच्चों के अनुभव पर केंद्रित है, ताकि बच्चों की अवधारणा समझ विस्तार हो। इसलिए समय का अभाव होने पर निदान, मतलब ऐसे नहीं भाई टाइम कम हो तो आप बच्चों से कुछ क्वेश्चन ही ना पूछो, उनके क्रिएटिविटी को ना सुनो। जैसे मान लो समीर दो स्कूल क्यों नहीं जाता था? आपकी राय में अगर वह स्कूल जाना चाहता था तो क्या जा पाता? क्या ये सही है कि कुछ बच्चे स्कूल जा पाते और कुछ जा ही नहीं पाते? इस पर चर्चा करें, फिर डिस्कशन है। देखो ये सारी चीज, अब देखो यूपीएससी क्वेश्चन भी इसी चर्चा करे, आलोचनात्मक टिप्पणी करे, इस तरह। अब देखो ये क्वेश्चन आपको इधर भी देखने को मिलेंगे। थर्ड अभ्यास क्या है? पाठ्योत्तर प्रश्नों को बनाते समय ध्यान दिया गया कि विद्यार्थी अपनी समझ को बढ़ा पाए, न कि पाठ की विषय वस्तु को अंधाधुंध रट ले। पहले जो चलता था, अच्छा ये पीछे दिया है, इस क्वेश्चन को छाप लो, रट लो। विद्यार्थी अपने शब्दों को लिखने की प्रोत्साहित करने की जरूरत है। विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को सत्य विवरण दिया है। जैसे पुलिस का क्या काम होता है, अब ये आपको कॉपी किताब में नहीं मिलेगा। अच्छा, आपको सोचना पड़ेगा, अच्छा पुलिस वाले अंकल वहाँ खड़े रहते हैं, वो ट्रैफिक को भी संभालते हैं, और जैसे लड़ाई झगड़े हो जाते तब आते हैं। तो ऐसे क्रिएटिविटी आपको, मतलब वो किताब में नहीं, आपके मन से जो आप चीजों को ऑब्जर्व करता है उसके आप उसके अकॉर्डिंग आंसर दे पाओ। पटवारी को कोई नाम होता है, अच्छा पटवारी अंकल जो जमीन नापते हैं, ठीक है, अच्छा वो रिकॉर्ड रखते हैं भूमि का। अच्छा, तो मतलब ये सारी चीजें अंदर से आनी चाहिए, मतलब किताब से नहीं। कुछ प्रश्न इस बात की आवश्यकता बल देते हैं कि विद्यार्थी पाठ के प्रमुख बिंदु विशेष रूप से दोहरा सके। कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो विद्यार्थी को अनुभव आधारित रहने को बल देते हैं, तो ये वाले अनुभव आधारित हो गए। नीचे दी तालिका में दुकानों या दफ्तरों के नाम भरे कि वे किस प्रकार की चीजें सेवाएं मुहैया कराते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ईजी है, मतलब ये तरीके सिखाने का। कुछ ऐसे प्रश्न जो दी जानकारी के आधार पर विद्यार्थी से तुलना करने के लिए कहते हैं। पर खेत की जमीन शेखर के पास कितनी है, रामलिंग के पास कितनी है, मजदूरी की जरूरत इसको कितनी है, इसको कितनी है, फसल को बिकना ये कितना। अब देखो यही चीजें आपको मेंस आंसर राइटिंग यूज करनी होती है। एनालिटिकल पावर्स जो है आपकी तभी होगी जब डिफरेंस आप कैसे क्रिएट करके, किस आधार पे क्रिएट करके तो वो लिखते हो, तो बहुत ज्यादा हो जाता है। कुछ प्रश्न विद्यार्थी से उन परिस्थिति की कल्पना करने के लिए कहता है कि जिनके बारे में उन्होंने पढ़ा है। ये प्रश्न विद्यार्थी से उन विशेष परिस्थिति से उठने वाले मुद्दों पर प्रतिक्रिया की मांग करता है। जैसे मान लो ये दे दी है, करंट अफेयर की कोई न्यूज दे दी, ठीक है, इंडियन एक्सप्रेस। इस घटना का तब पता चला जब कुछ लोग बुरी तरह से घायल लॉर्ड को इलाज के लिए अस्पताल लेकर आए। पुलिस के रिपोर्ट में लॉर्ड ने लिखा है कि उस पर हमला तब हुआ जब उसने टैंकर को पानी टंकी में भरने पर जोर दिया। टंकी निमोन ग्राम पंचायत की जल आपूर्ति योजना के तहत बनाई गई थी ताकि पानी समान रूप से वितरण हो, परंतु लॉर्ड का आरोप था कि उच्च जाति के लोग इस बात के खिलाफ थे। वे टैंकर पानी दलित जाति का अधिकार नहीं मानते थे। अब देखो, अब ध्यान से देखना, भगवान लॉर्ड को पीटा क्यों गया? वो क्या कर रहा था? टंकी में भरने के लिए बोल रहा था, इसलिए पीटा। क्या आपको लगता है ये एक भेदभाव मामला है? क्यों नहीं, सीधे सीधे भेदभाव का मामला, क्योंकि कास्टिज्म के आधार पर उसको नहीं भरने दिया जा रहा था। ठीक है, यह एक अन्य प्रकार के प्रश्न है जिनमें चित्रों का तस्वीर उपयोग किया गया है। उनके आधार पर विद्यार्थी वर्णन करे कि तस्वीर में क्या दिखा रहा है और क्या दिए गए पाठ के साथ कैसे संबंधित। अब देखिए, कचरा उठाने वाले हैं, ऊपर की चीजें, दो चीजों अपने कूड़ा चुनने उसे ठिकाने लगाने की विधि को देखा होगा। देखो, तो ये तरीका है। आपको विचार से कौन सी विधि कूड़े निपटान करने वाले व्यक्ति के लिए सुरक्षित है? देखो, अब ये हाथ में ये पहने हुए हैं, मास्क लगाए हुए, तो ये अच्छा है। इससे क्या है कि बीमारियां जो वहाँ गंदगी में बीमारी रहती है वो उनको बीमारी नहीं होगी। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। विभिन्न प्रकार के प्रश्न शिक्षकों को समझने में मदद करेंगे कि विद्यार्थी ने अवधारणा को न केवल समझ लिया है बल्कि समझ में अवधारणा से सार्थक जुड़ाव की क्षमता भी शामिल है। यह उम्मीद है कि विद्यार्थियों को मूल्यांकन करने के लिए शिक्षक ऊपर दिए गए प्रश्नों को तुरंत पर हर प्रश्न को खुद भी बनाएंगे। कुछ गिने चुने प्रश्नों के उत्तर को रटने की प्रवृत्ति पूरी तरह से त्यागने की कोशिश करनी चाहिए। अपनी राय व्यक्त करना है, मुद्दों पर बहस करना, अवधारणा समझना है, उससे जुड़ने का एक हिस्सा है। ठीक है, अब देखो, जैसे खतनायक है, इसके मतलब क्या क्या है, ये जो आपको दिया गया है, इसके क्या क्या यूज करना चाहिए। ठीक है, देखो, यह किताब कई काल्पनिक कथनायकों का इस्तेमाल करती है ताकि विद्यार्थी संस्था विचारों को समझने में सक्षम बने। इन कथनायकों का इस्तेमाल विद्यार्थी से चर्चा अंतर्दर्शन को बढ़ावा देने के लिए किया जाना चाहिए। प्रयास यह है कि विद्यार्थी अपने आप को कहानी के साथ ज्यादा से ज्यादा जोड़ पाए। इसलिए जैसे देख रहे हैं, चिंटू मिंटू इस तरह के यूज करेंगे। मैंने इसे एक मजाक की तरह लिया। मजाक जो कि फटे पुराने कपड़े पहने उसी छोटे से लड़के के लिए था जो उसे भीड़ भाड़
वाले चौराहे की लाल बत्ती पर अखबार बेचता था, पर मैं जब भी वहां से साइकिल से गुजरता था वह अंग्रेजी का अखबार हाथ में लहराते हुए। ठीक है। तो कुछ पाठों में हमने विद्यार्थियों को अपने अनुभव पर कथनाएं लिखने को कहा है। कथनाएं लिखते समय विद्यार्थियों को ज़्यादा से ज़्यादा सृजनात्मक, ये अच्छा वर्ड है, होने के लिए प्रेरित करने की जरूरत है। शिक्षक से उम्मीद है कि दूसरे विषयों में पढ़ाई जा रही अवधारणाओं से संबंध बिठाएंगे। जैसे बच्चों मांझी एक रिक्शा वाला है, वो क्या करता है, मैं बिहार के एक गाँव से आया हूँ जहाँ मैं मिस्त्री का काम करता था। मेरी बीवी और 3 बच्चे गाँव में ही रहते हैं। हमारे पास जमीन नहीं है। गाँव में मिस्त्री का काम लगातार नहीं मिलता है। वो जो कमाई होती है परिवार की पूरी नहीं पड़ती। इस कारण से वो यहाँ पे रिक्शे वाला बन गया। मान लीजिए कि आप एक चित्रकार या कहानीकार है जो इस जगह पर रहती है। ऐसी जगह के जीवन पर क्या कहानी लिखी, चित्र बनाई। क्या आप सोचती है कि आपको ऐसी जगह में रहने मजा आएगा? उन 5 की सूची बनाइए जिनकी कमी इसी जगह में सबसे ज्यादा खिलेगी। ठीक है। तो ये सारी चीज, अब देखो, अब ये चित्र है, इसका क्या है भाई, इनका क्या यूज है? इस किताब में कई चित्रों में तस्वीरें भी है। ये भी पाठ्य सामग्री की तरह पाठ के अभिन्न अंग है और यह उम्मीद की जाती है कि पाठ्य सामग्री समझते हुए शिक्षक इन चित्रों को उपयोग करेंगे। साथ ही तस्वीर से बच्चों को ऐसी परिस्थिति की कल्पना करने में मदद मिलती है जो उनके लिए अपरिचित हो। शिक्षक का सुझाव है कि वे पुस्तकालय, अखबार, पत्रिकारों, इंटरनेट से मिलने वाले चित्रों का इस्तेमाल करें। क्या उसका दिमाग सही है? अब देखो, ये कोई बना रहा है सिर्फ इसलिए कि मेरी टांगे डगमगाती है, तो लोग सोचते हैं कि मेरा दिमाग भी डगमगाता है। तो बात गलत है, क्योंकि देखो ये कितना अच्छा काम कर रहा है। ठीक है। अब देखो ये कितनी अच्छी पेंटिंग्स है। ठीक है। भाषा में जेंडर संवेदनशीलता, मुझे अपना घर चाहिए, दहेज नहीं। ठीक है। जो महिला इसकी डिमांड करती है। ठीक है। इस किताब में बच्चों को संबोधित करते हुए कई पाठों में केवल स्त्रीलिंग रूपों का प्रयोग किया गया। जैसे वाक्य देखिए, क्या कोई साथी है जो बिल्कुल आपकी तरह दिखती हो? इसमें आमतौर पर लिखा जाएगा, क्या कोई ऐसा साथी है जो कि बिल्कुल आपकी तरह दिखता हो? या साथी शब्द में लड़के और लड़कियों दोनों शामिल माने जाते हैं, परंतु उसके पहले ये शब्द ऐसा और क्रियावाची शब्द दिखता से ऐसा लगता है कि मानो केवल लड़कों की बात हो रही हो। सिर्फ हमारी भाषा में नहीं, हमारे जीवन में हर और इसी तरह हमें लड़कियों की कमी तथा लड़कियों के प्रति गैर बराबरी दिखाई पड़ती है। तो सोचो कितना माइन्यूट लेवल पे ध्यान दिया गया है। इस गैर बराबरी की स्थिति पर सवाल करने और पढ़ने वालियों के रूप में लड़कियों को किताब में स्थान देने के उद्देश्य से हमने भाषा के मान्य रूप को बदलता है। हो सकता है शुरू में आपको ये कुछ अटपटा लगे। ये कोशिश लड़कों या पुरुषों को दरकिनार करने की नहीं है, बल्कि उन तमाम लड़कियों को हमारी किताब में जगह देने की जो सालों साल से हमारी भाषा और कार्य क्षेत्र से गायब रही है। सोचो ये छोटा सा योगदान। अब यही है ना, एग्जाम्पल में लिख सकते हो आप एनसीईआरटी की एनसीईआरटी ने कैसे महिलाओं को इसमें इनपुट किया। वैसे हमें देश में, समाज में महिलाओं को हमें आगे बढ़ावा देना चाहिए। संपादक जैसे हाल ही बुरा नहीं, हम जरूरी पास किसी गांव में नल से पानी आ रहा होगा। ठीक है। पोस्टर पर लगे रोक दीवारों पर लगे पोस्टर किसी भी शहर की सुंदरता को खराब करते हैं। कई बार पोस्टर महत्वपूर्ण स्थानों, साइन बोर्डों पर चिपका दिए जाते हैं। यहाँ तक कि सड़कों के नक्शों पर भी उन्हें चिपका दिया जाता है। सभी राजनीतिक दलों को चाहिए कि वे इस तरह के पोस्टर पर रोक लगाने की सहमति बनाए। ठीक है। पाठ्य पुस्तक महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन वह कक्षा में उपयोग होने वाले कई साधनों में सिर्फ एक ही साधन है। विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक के अलावा अन्य सामग्री पढ़ने के लिए प्रेरित करने, जैसे अखबार, कार्टून आदि। ठीक है। ये विशेष सूची है। ठीक है। फिर नागरिक मूल कर्तव्य है। ठीक है। उसके बाद में फर्स्ट पेपर से कल से अपन शुरू करेंगे। आज यहाँ तक अपन करेंगे। ठीक है। अब देखो ये फंडामेंटल ड्यूटी, अब ये यूपीएससी में हमेशा क्वेश्चन आता है। अब देखो ये सारी चीजें 2-3 क्वेश्चन तो आज ही आपके तैयार होंगे, तो ये आपको पता करना पड़ेगा। ठीक है। तो अपन इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, देखो ये चीजें, सारी चीजें अपन पढ़ चुके हैं। ठीक है। अब ये है जो पहला फर्स्ट है, उसमें विविधता, इकाई फर्स्ट है, उसमें यूनिट जो है, पहला जो यूनिट है विविधता की समझ है और विविधता है भेदभाव। तो ये अब देखो ये याद रखना, ये मेंस का सिलेबस है, डायरेक्ट GS1 का सिलेबस है, इंडियन सोसाइटी का। अभी इंपॉर्टेंट हो जाता है टॉपिक यूपीएससी के लिए। अब ये अच्छे से कर लो। ठीक है। सरकार, ये भाई टॉपिक है डायरेक्ट GS2 का। सरकार क्या है, स्थानीय सरकार प्रशासन, ये GS2 का सिलेबस है। पंचायती राज, गांव का प्रशासन, नगर प्रशासन। आजीविका, आजीविका इकोनॉमी इसका GS3 का। ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका, शहरी क्षेत्र में आजीविका संदर्भ। अब भाई ये कितना इंपॉर्टेंट है, ये देखो आपको सिलेबस इसलिए बता रहा हूँ, सिलेबस और लास्ट पेपर यूपीएससी का आपको याद होनी चाहिए, तभी आप इन चीजों का फायदा उठाओ। जब मुझे याद है फट से मैंने उसको डिवाइड कर लिया, अच्छा इंपॉर्टेंट है तो मैं अच्छे से पढ़ूंगा इसको। अभी मुझे पता कि ये इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी का हर बार क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे पीडी में, तो मुझे अच्छे से पता होना चाहिए एक ही चीज। ठीक है। तो पहले बार भारत का संविधान में कहाँ पे मेंशन किया गया, भाग 4 का में। ठीक है। तो मतलब पार्ट 4A में क्या, उसमें नागरिकों के मूल कर्तव्य है। और कौन से आर्टिकल, अनुच्छेद 51, मतलब ए के तहत। ठीक है। क्या के तहत, मूल कर्तव्य।
भारतीय प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह क्या करना चाहिए, उसे संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजो कर रखे और उनका पालन करे। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और अक्षुण्ण बनाए रखे। ठीक है। देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्रीय सेवा करे। भारत के सभी लोगों में समरसता, समान भातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं पर त्याग करे जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हो। ठीक है। हमारे सांस्कृतिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे। अभी कितने अच्छे वर्ड्स दिए हैं, ये याद होने चाहिए, डायरेक्ट आंसरों में यूज कर सकते हो। प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्यजीव है, रक्षा करे, उसका संवर्धन करे, प्राणी मात्र पर दया भाव रखे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न उपलब्धि की नई ऊंचाई को छू सके। और यदि माता पिता या संरक्षक जो 6 वर्ष से 14 वर्ष तक आयु अपने यथास्थिति बालक के प्रतिकूल शिक्षा का अवसर प्रदान करे। 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था उसके द्वारा। ठीक है, तो ये चीज याद रखा। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अब देखो आज की क्लास का यही एंड हो गया, कल अपन सेकंड क्लास यहाँ से शुरू करेंगे। अब देखो मैं कुछ चीज़ बता देता हूँ। अब देखो जैसे मैं लास्ट में यही काम करूँगा, अब मैं ये बता दूंगा इस जो जितना अपने लगभग ये लगभग 19 पेज पढ़ लिए अपने आज। ठीक है, तो अपन डेली टारगेट यही करेंगे, कम से कम एक चैप्टर का टारगेट तो जरूर करेंगे, डेली एक चैप्टर कंप्लीट करें अपन। ठीक, तभी ये देखो फटाफट हो पाएगा। अब देखो यूपीएससी के लिए मैं बता देता हूँ, आज अपन ने जो पढ़ा उसमें यूपीएससी क्या इंपॉर्टेंट है। ये यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रिपल स्टार मान लो, 3+ मेंस दोनों के लिए। ठीक, ये आगे तो पढ़ेंगे अपन। ठीक है, तो ये कोई ज्यादा नहीं। अब जैसे मतलब आप रिवाइज करोगे तो किस तरीके से, अब एनसीईआरटी अब देखो मैं ये बता देता हूँ, देखो ये चीज है, बस जब भी आप एनसीईआरटी पढ़ो तो ये पढ़ना है। अब देखो आपको ये कुछ भी नहीं पढ़ना है, अब आपको डायरेक्ट एक तो वो हो गया फंडामेंटल ड्यूटी हो गया। ठीक है, प्रीएम्बल पढ़ना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब अगली बार से बस आपको यही रिवाइज करना, जब भी एनसीईआरटी ओपन करो ये पढ़ना बस, और ये कोई काम का नहीं है, ये सब कुछ भी काम का नहीं है, ये चीज याद रखें। तो आज ये 19 पेज में देखो ये होता शॉर्ट नोट्स, ये होता यूपीएससी अकॉर्डिंग पूरा टू द पॉइंट पढ़ाई। अब ऐसे आगे भी ऐसे करूंगा मैं। अब जैसे उसमें क्या करूँ, अंडरलाइन एक अलग पेन से कलर से उसमें अंडरलाइन कर दूंगा, फिर आखिर में बता दूंगा देखो ये चैप्टर वाला एक चैप्टर पढ़ लिया अपन ने, उसके बाद बता देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये पीढ़ी के लिए इंपॉर्टेंट है, ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। बस ये एक स्पेशल जो रहेगा, जो हर कोई नहीं बताता, कोई एनसीईआरटी नहीं बताता, बस मेरा ये काम रहेगा कि एक चैप्टर कंप्लीट करने के बाद में। तो अब कल अपन यहाँ से शुरू करेंगे, एक एक सारी चीज़ों को देखेंगे, इमेज का क्या रोल है, क्या सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें अपन समझने का प्रयास करेंगे, फिर ये भी समझना प्रयास करेंगे ये कौन से सिलेबस का पार्ट है, क्या इंपॉर्टेंस है इसका, सारी चीज़ें। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। हो सकता है आपको लगे कि आज की क्लास ज़्यादा वैसी कुछ है नहीं, कुछ सीखने पर मैं फिर बताऊँ, छोटी छोटी चीज़ें हैं, पर एटलीस्ट अपने फंडामेंटल ड्यूटी पढ़ा। ठीक है, अपन ने प्रीएम्बल पढ़ा, तो मैं जब भी एनसीईआरटी, अब देखो अगली बार जिसमें 7th क्लास की एनसीईआरटी होगी तो मैं ये सारी चीज़ें नहीं पढ़ाऊंगा, डायरेक्ट जो इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए ये वहाँ दिखेगा तो मैं ये पढ़ाऊंगा। ठीक है, और प्रीएम्बल दो देखने को पड़ेगा। अब देखो मैं एक चीज़ और बता रहा हूँ, आप इंग्लिश मीडियम का देखो, मैं आज एक और सोर्स बताता हूँ। ठीक है, अपन इंग्लिश मीडियम का भी एक डाउनलोड करते हैं, वो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि देखो उसका क्या फ़ायदा है। अब ध्यान से देखना, अब मैं पैरेलल ऐसे आपको हिंदी और इंग्लिश मीडियम जो डिफरेंस है वो भी बताते जाता हूँ। ठीक है, देखो अब ये ध्यान से देखना, ये अपन पढ़ चुके हैं, इसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक, ये हो गया, ये भी सेम है यूपीएससी और उसमें, ये भी सब सेम है, तो ये कोई ज़रूरत नहीं, ये भी सब सेम है। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम में जो बोलते हैं क्या डिफरेंस है, अभी मैं बताता हूँ क्या डिफरेंस है, ये भी कोई अंतर नहीं है, ये सब अपन पढ़ चुके हैं। देखो फंडामेंटल ड्यूटी, अब ध्यान से देखना, बस मैं यही दिखाना चाह रहा था, इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि कभी कभी इंग्लिश मीडियम का एनसीईआरटी जरूर देखो। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक कोई अंतर नहीं है, समझ में आया, परंतु यहाँ पे अंतर है। देखो यहाँ पे स्टार देके यहाँ पे एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी हुई, अरे यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपीएससी में। अभी मैं देखो कम से कम 4-5 क्वेश्चनों का सोर्स बताऊंगा आपको। द आर्टिकल 51A containing the fundamental duties was inserted by the Constitution 42nd Amendment Act 1976 with effect of 3 जनवरी। मतलब पहली बात में कब जोड़ा गया, तो 42 संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था फंडामेंटल ड्यूटी, ये चीज याद होना चाहिए।
दूसरी बात इसमें अमेंडमेंट क्या हुआ था, वाज इंसर्ट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो मैंने बोला था 2002 के साथ विद द इफेक्ट ऑफ द 1 अप्रैल 2010 से ये लागू हुआ था। अब ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, अब ये लिख लो, ये नोट डाउन कर लो। अब जैसे मैं बता रहा हूँ ना, अगर जैसे नोट्स बनाना है, ठीक है, देखो उधर देखो प्रियम्बल जो सारा दिया हुआ है, देखो इधर तो प्रियम्बल, इसमें इन्होंने प्रियम्बल नहीं दिया है, ठीक है, ध्यान से देखना। अभी कुछ और चीज दी है मैं जो बताता हूँ। तो जैसे नोट्स बनाना है ना, आप लोगों को क्या काम करना है, ध्यान से देखना, एनसीईआरटी के नोट्स बनाना। तो सबसे पहला काम आज ही की, देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, अरे कैसे हिंदी और इंग्लिश मीडियम में अपन साथ में कराते जाऊंगा, उधर प्रियम्बल पूरा नोट डाउन कर लेना, एक एक चीज, एक वर्ड्स भी उसको नहीं छोड़ना, उसमें जिस तरीके से नोट डाउन करके, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटी आप उधर हिंदी में लिख लोगे, ये वाली चीज जो है इंग्लिश में लिख लो, पर लिखो, ये आपके नोट्स तैयार होनी चाहिए, ठीक। आगे ये सेम चीज़ है, ठीक है, कैसे यूज करें ये इधर भी पढ़े थे अपन, कैसे क्या है सारी चीज़ें उधर भी पढ़े थे अपन, ठीक है, ये हो गया, ये अपना हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें अपन उधर ही, ठीक है, उधर भी देखो अपन, इसमें देखो कुछ कुछ इमेज ज़्यादा दी है पर कोई नहीं, ठीक है। अब देखो ये कंटेंट भी उधर दिया है, ठीक है, कोई वो ज़्यादा नहीं है। अब देखो ध्यान से देखो, अब यहाँ पे प्रियम्बल दिया है, ठीक है, तो वही सेम है, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, ये तो सेम है। और तो देखो उसमें फंडामेंटल ड्यूटी में चेंज कर दिया, अभी आगे मैं और बताता हूँ, अभी है और इसमें चेंज है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें सेम है। अब देखो ध्यान से देखना, ये हिंदी मीडियम में नहीं मिलेगा आपको, ये अब आपको नोट डाउन करना है, राष्ट्रगान। अब देखना मैं बता रहा हूँ, ये होता है एनसीईआरटी की खासियत। अब ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन ये नहीं मिलेगा आपको हिंदी में, ये आपको इंग्लिश में करना पड़ेगा। नोट यूपीएससी 2021 का क्वेश्चन, तो मैं देखो ये है मेरा, मैं इस तरीके से एनसीईआरटी पढ़ाऊंगा आपको कि ये देखो 2021 में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया, और कहीं आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा, पर छोटो 6 क्लास की एनसीईआरटी का पहला चैप्टर में मिल गया। जन गण मन was translated by the गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर फ्रॉम बंगाली टू इंग्लिश इन फरवरी 1919। कहाँ पे? एट मदनापल्ली इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ द चित्तूर। डायरेक्ट यूपी से एक लाइन भी इधर उधर नहीं किया। 2021 के डाक एजुकेशन देखिए, ये है। अब ये हिंदी मीडियम में नहीं मिले, ये नुकसान है हिंदी मीडियम के लिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, बाइलिंगुअल, जहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जैसे मैंने आज बता दिया आपको, तो ये थोड़ा देखना पड़ेगा। अब सोचो ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मेरा सही हो जाता, मेरा 2021 में प्रीलिम्स निकल जाता। तो मैं बता रही छोटी छोटी चीजें हैं, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। ये क्वेश्चन ऐसा था कि बहुत टफ क्वेश्चन था, तो अपन जब सोचो पता लगा सोर्स तो ये रहा तो फिर भी मैं बता रहा हूँ, अब ये चीजें नोट डाउन कर लेना। अब ये जो है अपने को हिंदी मीडियम में नहीं मिल रही है चीजें, अब ये तो सब चीजें मिलेगी, परंतु कहीं कहीं मैं बताऊंगा जो चीजें डिफरेंस, जैसे आज मैंने तुम्हें 2 चीजें डिफरेंस बता दी, तो ये चीज माइंड में रखना, ठीक है। तो इस तरीके से नोट्स बनाने, आज 3 काम कर लो तो आपके लगभग 3 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे पीटी के लिए, मेंस के लिए, ठीक है। तो ये चीज रखना, इस तरीके से बूंद बूंद से घड़ा भरेंगे अपन, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं कल न्यू क्लास के साथ, ठीक है। और अपन धीरे धीरे अपन करते रहेंगे इस तरीके से, तो बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी।